What's up guys, welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well wisher and mentor as well. आज इस वीडियो में हम हमारा स्टाफिंग चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज हम सिलेक्शन समझेंगे और इसके बाद फोर्थ पार्ट होगा जिसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पूरा कर लेंगे और उसके बाद फाइनली हमारा चैप्टर पूरा ही हो जाएगा समाप्त। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरह। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया था। 3 एलिमेंट्स थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट हमने लास्ट क्लास में पूरा ही कंप्लीट कर लिया था। रिक्रूटमेंट के फीचर्स क्या होती हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती हैं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये सारा ही हम लास्ट जो हमारा पार्ट था उसमें कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें स्टार्ट करना है सिलेक्शन। तो आज हम समझेंगे सिलेक्शन के अंदर क्या क्या आता है, सिलेक्शन क्या होता है, और आज की वीडियो हम बस सिलेक्शन के साथ ही खत्म कर देंगे। इसके बाद हमारा थर्ड एलिमेंट बचेगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं, जो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है बेटा हमारा वो है सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है। देखो, Selection is the process of choosing the best candidate from among the applicants generated through recruitment. Recruitment के थ्रू हमारे पास जितने भी कैंडिडेट आए हुए होते हैं बेटा, जितने भी एप्लीकेंट्स आए हुए होते हैं, उनमें से हम क्या करते हैं, बेस्ट कैंडिडेट को चूज करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं। इट एम्स टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। क्या इसका एम होता है बेटा, सिलेक्शन का एम होता है कि हम सही जॉब के लिए सही पर्सन को क्या करें, हायर करें। द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यूज टू इवेल्युएट ईच कैंडिडेट। क्या होता है बेटा, सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारी सीरीज ऑफ टेस्ट और इंटरव्यूज क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। हम आगे इसमें पढ़ेंगे। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को इवेल्युएट करते चले जाते हैं। जो हमारे काम के कैंडिडेट्स नहीं होते, जिनको इनफ नॉलेज नहीं होती काम के बारे में, उन्हें हम इवेल्युएट करते हैं, और जो बेस्ट होते हैं उन्हें हम चूज करते हैं। इट हेल्प्स इंश्योर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज, और ये लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज में भी हमारी मदद करता है। समझ गए क्या है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। मैम, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है बेटा। देखो, जैसे कि हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ी, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ी, स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ी, इसी में स्टाफिंग के जो एलिमेंट्स है इसमें बेटा हमें पढ़ना है सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में 8 स्टेप्स होंगे, 8 स्टेप्स को हम पढ़ेंगे और हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। बहुत ही मजा आएगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में हम इसको समझेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप है बेटा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। मैम, क्या मतलब होता है बेटा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जो कैंडिडेट आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है आप उसको पहले ही हटा दो। ठीक है मैम, क्या मतलब समझे नहीं। देखो बेटा, जैसे कि आपका क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम 3 से 4 साल का एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए काम करने के लिए, और एटलीस्ट जो कैंडिडेट होना चाहिए बेटा वो कम से कम, ज्यादा नहीं तो ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रिक्रूटमेंट के थ्रू जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे, जो भी सीवी, जो भी रेज्यूमे हमारे पास आएंगे, तो हम क्या करेंगे, उनमें से सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को हटा देंगे जो कि अभी ग्रेजुएट नहीं है और जिनके पास एटलीस्ट 3 से 4 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये हमने क्या कर दिया बेटा, ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर दी। इससे क्या होता है कि जो भी लोग हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे होते उन्हें हम पहले ही हटा देते हैं। तो जो भीड़ भाड़ सी हो जाती है ना एकदम से, वो कम हो जाती है। जो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं करेंगे उन पे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, तो उनको पहले ही हटा देना। क्या है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। देखो क्या लिखा है, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स सॉर्टिंग एप्लीकेंट्स टू एलिमिनेट कैंडिडेट्स who do not meet the basic criteria। आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है इसको अगर कोई कैंडिडेट मीट नहीं कर रहा है बेटा, तो उसका सीवी, उसका रिज्यूमे पहले ही हटा दो। उस पे आगे अपना टाइम, अपने एफर्ट्स खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इट हेल्प सेव टाइम बाय फिल्टरिंग आउट क्लियरली अनसुटेबल एप्लीकेंट्स। जो क्लियरली अनसुटेबल एप्लीकेंट्स होते हैं बेटा उन पे हमें टाइम भी नहीं देना पड़ता, तो हमारा टाइम भी बच जाता है। द रिमेनिंग कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड फॉर फर्दर सिलेक्शन स्टेप्स। और जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो हमारे बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होते हैं बेटा, वो आगे की स्टेप्स के लिए क्या किए हैं, इनवाइट किए जाते हैं। समझ गए क्या है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसके बाद सेकंड स्टेप आ रहा है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। मैम, क्या मतलब है बेटा, जैसे ही हम जो सीवी, रेज्यूमे हमारे पास आते हैं, हम कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं, तो दूसरा स्टेप बेटा हमारा होता है कि हम उन लोगों का कुछ टेस्ट लेते हैं फॉर सिलेक्शन। क्योंकि सिलेक्ट ऐसे ही नहीं हो जाते, सिलेक्शन के लिए हमें एक कैंडिडेट की बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो सेकंड स्टेप हमारा वही आ रहा है, सिलेक्शन टेस्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, वेरियस टेस्ट आर कंडक्टेड टू जज द कैंडिडेट्स एबिलिटी, स्किल्स, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं बेटा यहाँ पर, किसके लिए मैम,
कैंडिडेट्स के लिए, जिससे कि हम कैंडिडेट की एबिलिटी चेक कर सके, स्किल्स चेक कर सके, पर्सनालिटी और बिहेवियर उसका कैसा है, ये सब चेक करने के लिए हम वेरियस सिलेक्शन टेस्ट क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं. कॉमन टाइप्स इंक्लूड्स एप्टीट्यूड टेस्ट, intelligence test and personality assessments. These tests help to evaluate job fit and potential performance. अब मैम कौन कौन से होते हैं वो सिलेक्शन टेस्ट, तो देखो हम डिटेल में आपको बताते हैं कौन कौन से हैं वो सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट के अंदर मेनली हम 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़ते हैं. देखो वन बाय वन समझाती हूँ मैं. सबसे पहला जो टेस्ट है बेटा वो आता है इंटेलिजेंस टेस्ट. मैम क्या मतलब है, देखो क्या लिखा हुआ है. इंटेलिजेंस टेस्ट का क्या मतलब होता है, दिस टेस्ट मेजर्स अ पर्सन्स मेंटल एबिलिटी, हाउ क्विकली एंड एक्यूरेटली दे कैन अंडरस्टैंड, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. इंटेलिजेंस टेस्ट किस चीज के लिए होता है बेटा, किसी भी पर्सन की मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए कि वो कितने जल्दी कितनी एक्यूरेटली चीजों को समझता है और जो भी प्रॉब्लम्स उसके सामने आ रहे हैं बेटा वो किस तरीके से कितनी देर में कितनी एक्यूरेटली उन चीजों को सॉल्व कर सकता है. इसको समझना ही क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट है. ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट में हम बेसिकली यही समझते हैं कि कोई इंसान कितना इंटेलिजेंट है. समझ गए. इसके बाद सेकंड आ रहा है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट. मैम क्या मतलब होता है एप्टीट्यूड टेस्ट का, बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट का बेसिक सा मतलब होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब आप किस चीज को कितने जल्दी समझ सकते हो. देखो इस दुनिया में सब लोगों की ब्रेनिंग पावर अलग अलग होती है. अब जैसे कि ये वीडियोस ही है तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको एक ही बार में समझ में आ जाता है, कुछ ऐसे होंगे जो 2 बार देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो साथ में नोट्स बना बना के पढ़ रहे हैं, और कुछ क्या होंगे जिनका एकदम से हो जाता है, बस एक बार वीडियो देखी और खत्म, बात दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. तो ये आपका अपना एप्टीट्यूड है बेटा कि आप चीजों को कितने जल्दी कितने अच्छे से और कितने एक्यूरेटली समझ सकते हो, तो वो किस में आ जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट में. समझ गए. देखो क्या लिखा है, दिस टेस्ट मेजर्स अ पर्सन्स पोटेंशियल टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इन द फ्यूचर. आप किसी पर्टिकुलर स्किल को समझने में उसको परफॉर्म करने में कितना टाइम लेते हो, वही है आपका क्या, एप्टीट्यूड. समझ गए. इसके बाद आ रहा है हमारा थर्ड नंबर को पर्सनालिटी टेस्ट. पर्सनालिटी टेस्ट का क्या मतलब होता है, देखो बेटा पर्सनालिटी टेस्ट का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि आपके बैठने उठने का तरीका कैसा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, नहीं. पर्सनालिटी टेस्ट में वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स वर्क, आप अपने फैमिली को और वर्क को किस तरीके से साथ में बैलेंस करके रख सकते हो कि नहीं रख सकते. अगर आपके पास ओवरबर्डन होगा काम का तो आप उस टाइम पे कैसा रिएक्ट करोगे, ये सारी चीजें हम किस में चेक करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में. ठीक है, ओवरऑल हमें पर्सनालिटी पता चलती है कैंडिडेट की कि भाई अगर इस पे ओवरबर्डन होगा कभी भी काम का तो ये किस तरीके से काम को परफॉर्म करेगा. दिस टेस्ट एग्जामिन्स द इमोशनल बैलेंस, बिहेवियर, वैल्यूज, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन. एक पर्सन का बिहेवियर कैसा रहेगा, उसकी वैल्यूज क्या है, उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीजें हम किस में पता करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में. ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेट टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट. स्किल टेस्ट का क्या मतलब होता है बेटा, किसी भी कैंडिडेट के पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो सकती है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत सारे लोगों के पास होती है, लेकिन क्या सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से हम प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना किसी भी चीज के बारे में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट में हम यही चेक करते हैं कि किसी भी कैंडिडेट के पास कितनी स्किल्स है, समझ रहे हो, कितनी उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है जिसके थ्रू वो काम कर सकता है. क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज ठीक है लेकिन इनफ नहीं है बेटा काम करने के लिए. काम करने के लिए प्रैक्टिस नॉलेज इज मस्ट. समझे. देखो क्या लिखा हुआ है, दिस टेस्ट चेक्स द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब. जिस जॉब के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा क्या उस जॉब के रिक्वायर्ड स्किल्स है आपके पास या फिर नहीं है. ठीक है, और लास्ट में आ रहा है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट. इंटरेस्ट टेस्ट सबसे ज्यादा इजी है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो बंदा ये जो कैंडिडेट हमारे पास आया है इसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है. हम इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू ही पता करते हैं कि इसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, मैं इस बंदे को किस फील्ड में रखूं, मार्केटिंग में रखूं, फाइनेंस में रखूं, सेल्स में रखूं, परचेसिंग डिपार्टमेंट में रखूं, कौन से डिपार्टमेंट में मैं इसको बिठाऊं, तो किस डिपार्टमेंट में ये अपने इंटरेस्ट के साथ ज्यादा अच्छे से काम करेगा. क्योंकि काम तो कोई भी कर लेते हैं लेकिन जिस काम में इंटरेस्ट होता है बेटा वो काम करने में ज्यादा मजा आता है और हम ज्यादा एफिशिएंसी के साथ उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं. समझ गए. तो यही 5 थे हमारे सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट में मेनली हम ये 5 टेस्ट करते हैं किसी भी कैंडिडेट के साथ. इसके बाद जो थर्ड स्टेप आएगी बेटा हमारी वो है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का क्या मतलब है बेटा, देखो अभी हमने किसी भी कैंडिडेट को फिजिकली चेक नहीं किया है, हमारे सामने बिठाकर उसकी पर्सनालिटी उसकी इंटेलिजेंस अभी हमने फिजिकली चेक तो नहीं किया. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में यही होता है. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू फेस टू फेस होता है बेटा, जहां
मैनेजर होता है या फिर एचआर होता है और उसके सामने कैंडिडेट बैठा हुआ होता है, तो वहां पर चीटिंग के, क्योंकि राइटिंग कोई भी कर सकता है, रट्टा कोई भी कर सकता है, समझ गए। लेकिन फिजिकली जो टेस्ट होता है बेटा, जब आमने सामने बैठे हुए होते हैं, तब हमें किसी कैंडिडेट की रियल जो पोटेंशियल होती है उसके बारे में पता चलता है कि कितनी इसके पास इंटेलिजेंस है, कितना इसका एप्टीट्यूड है, ये चीजों को किस तरीके से रिएक्ट करता है, अगर ओवरबर्डन होगा तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा काम होगा, ये अपनी फैमिली को और वर्क को कैसे बैलेंस करेगा, ये सारी चीजें हम फिजिकली जब पता करते हैं थ्रू इंटरव्यू, उसे हम बोलते हैं क्या, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देखो क्या लिखा हुआ है, अ फेस टू फेस इंटरेक्शन इज हेल्ड बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट। इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के बीच में क्या होता है, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है इन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इट अलाउज द एम्प्लॉयर टू एक्सेस कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड। बेटा इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को, कॉन्फिडेंस को और एटीट्यूड को चेक करता है कैंडिडेट के। इट ऑल्सो गिव्स द कैंडिडेट अ चांस टू लर्न अबाउट द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन, और क्या करता है, कैंडिडेट को एक चांस देता है बेटा, जिससे कि वो अपने जॉब के बारे में और जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कर सकता है, कुछ सीख सकता है, कुछ जान सकता है, समझ गए। इसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारी रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। देखो अभी हमने क्या क्या कर लिया है, सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर ली। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में जो बेसिक क्राइटेरिया हमारा फुलफिल नहीं कर रहे थे जो भी कैंडिडेट्स, उनको हमने इवेल्युएट कर दिया सबसे पहले, तो वो हमारी फर्स्ट स्टेप थी। उसके बाद जो लोग हमारा बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे बेटा, उनके लिए हमने कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाए, ठीक है। उन टेस्ट में 5 टाइप ऑफ टेस्ट हमने पढ़े, तो दूसरा स्टेप क्या था, सिलेक्शन टेस्ट। इसके बाद थर्ड स्टेप, जब वो उस टेस्ट में निकल आएंगे, टेस्ट करवाना और टेस्ट में निकल के जो कैंडिडेट्स आते हैं वो अलग अलग दो चीजें होती है। अगर आप टेस्ट में ही फेल हो जाते हो बेटा, तो आगे की जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू वाला स्टेप होता है आप यहाँ तक नहीं आ सकते। तो जो भी लोग टेस्ट को पास करके एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में आएंगे, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेंगे, फेस टू फेस कैंडिडेट को सामने बैठाकर उसके कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल्स को चेक करेंगे, वो क्या था, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब आ रहा है हमारे पास रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक का क्या मतलब होता है कि हमारा बेसिक क्राइटेरिया क्या था कि हमें एटलीस्ट 3 से 4 साल का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, समझ गए। अब आपने 3 से 4 साल जहां पर काम किया था, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयर हैं हम उनसे बात करेंगे, उनका रेफरेंस देखेंगे, आपका बैकग्राउंड कैसा है उसको चेक करेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी बुराई नहीं करता। आप तो कोशिश करोगे ना कि आप अपना बेस्ट हमें दिखा पाओ, लेकिन हम भी तो चेक करेंगे कि आप जो दिखा रहे हो वो सही है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आपके बैकग्राउंड से रेफरेंसेस लेते हैं, आपके टीचर्स हो गए, आपके पुराने एम्प्लॉयर्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, और जो भी रेफरेंसेस आपने दिए हुए होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, उनसे हम आपका बैकग्राउंड पता लगाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, टीचर्स और अदर रेफरेंसेस आर कॉन्टेक्टेड टू वेरीफाई द कैंडिडेट्स कैरेक्टर एंड वर्क हिस्ट्री। कैंडिडेट की वर्क हिस्ट्री कैसी है बेटा, कैंडिडेट का कैरेक्टर कैसा है, ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स से, टीचर्स से, या फिर जो भी रेफरेंसेस हमारे पास होते हैं, आपने दिए होते हैं, उनसे हम कांटेक्ट करते हैं। दिस स्टेप इंश्योर्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। इससे क्या होता है बेटा, ये स्टेप बताती है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है, आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो सही है कि नहीं भी है, ठीक है। इट हेल्प्स द कंपनी अवॉइड हायरिंग समवन विद अ पुअर बैकग्राउंड। कंपनी इसकी मदद से किस चीज से बच जाती है, पुअर बैकग्राउंड से किसी भी कैंडिडेट को हायर करने से कंपनी बच जाती है, समझ गए। आई होप कि चारों ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप आ रही है बेटा हमारी सिलेक्शन प्रोसेस की, फिफ्थ स्टेप में लिखा हुआ है सिलेक्शन डिसीजन। बेस्ड ऑन ऑल प्रीवियस स्टेप्स, प्रीवियस जितने भी स्टेप्स हम फॉलो करके यहाँ तक आए हैं, इनके थ्रू बेटा हम क्या करते हैं, अब सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं, समझ गए। सिलेक्शन डिसीजन का क्या मतलब है कि अगर कोई कैंडिडेट इन सारी ही चीजों को पास करते चला आ रहा है, तो हम फिर सिलेक्शन डिसीजन लेंगे कि हाँ अब इसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए, ये कैंडिडेट हमारे लिए बेस्ट है, समझ गए। देखो क्या लिखा हुआ है, based on all previous steps the final decision is made by the selection panel or manager। फाइनल डिसीजन होता है बेटा स्टेप में किसके थ्रू, जो सिलेक्शन पैनल होता है या फिर जो मैनेजर होते हैं वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। ऑल इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक आर रिव्यूड बिफोर सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। सारे ही फीडबैक और सारे ही जो इंफॉर्मेशन होती है बेटा वो रिव्यू की जाती है एक बार, और फाइनली हम क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए सुटेबल कैंडिडेट होता है, जिसके सबसे ज्यादा पॉजिटिव्स और सबसे कम नेगेटिव्स, उसे हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद आ रहा है 6 नंबर पे मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है बेटा, हम
जो कैंडिडेट हमने यहाँ तक बेटा, अब जो चीज़ें यहाँ तक पास करते हुए चला आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक हमारे सारे क्राइटेरिया एक कैंडिडेट फुलफिल कर रहा है। अब हमने सिलेक्शन डिसीजन भी ले लिया है, जो सिलेक्शन पैनल या फिर मैनेजर ने सिलेक्शन डिसीजन भी ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, जो कैंडिडेट यहाँ तक आ चुके होते हैं उन कैंडिडेट का बेटा हम मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। मेडिकल टेस्ट का क्या मतलब होता है कि उनके साथ कोई मेंटल इशू तो नहीं है जिसकी वजह से वो आगे काम ही ना कर पाए, कोई ऐसी उनको बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से वो काम ना कर पाए, बर्डन को झेल ना पाए, क्योंकि काम अगर करना है तो काम हर तरीके का एनवायरनमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। कभी आप ओवर बर्डन भी फील करोगे, कभी आप फ्रीली काम भी करोगे, कभी आपका मूड अच्छा भी होगा, कभी अगर आप कोई काम बिगाड़ोगे तो हो सकता है आपके सीनियर से, आपके सुपीरियर से आपको कभी डांट भी सुननी मिल जाए। तो आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि आप रोज के रोज छुट्टी लेते जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करवाते हैं, अब उस कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, टू सिलेक्ट द सिलेक्टेड कैंडिडेट अंडरगोज अ मेडिकल टेस्ट टू चेक फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। आपकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस कैसी है ये चेक होता है बेटा मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। इट एंश्योर्स दैट द पर्सन इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब ड्यूटी सेफली। क्या चेक करते हैं कि जो पर्सन है बेटा वो कैपेबली क्या करेगा, अपनी जॉब ड्यूटीज को सेफली परफॉर्म करेगा। समझ गए। इसके बाद 7th स्टेप है हमारी जॉब ऑफर। ये सारे ही स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई कैंडिडेट बेस्ट है हमारे लिए, अब इससे अच्छा कोई कैंडिडेट हमें नहीं मिल सकता। समझ गए। तो 7th स्टेप हमारी आती है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर में हम एक लेटर उस कैंडिडेट को सेंड करते हैं जिसमें उसकी जॉब की जो पोजीशन होती है, उसे किस पोजीशन में काम करना है, किस डिपार्टमेंट में काम करना है, क्या उसे काम करना है, क्या उसके राइट्स होंगे, क्या उसकी ड्यूटीज होगी, क्या वर्किंग आवर्स होंगे, ये सारी ही चीजें हम उसमें डिफाइन करते हैं और वो लेटर कैंडिडेट के घर तक भिजवाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, जॉब ऑफर। बेसिकली हम उसको जॉब ऑफर कर देते हैं कि हाँ भाई तुमने हमारे सारे ही क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए, अब हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लगा तो आप फ्रीली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। समझ गए। देखो क्या लिखा हुआ है, अ फॉर्मल जॉब ऑफर लेटर इज सेंट टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। जो लेटर हम भेजते हैं वो क्या होता है, अ फॉर्मल जॉब लेटर, ठीक है। इट इंक्लूड्स जॉब टाइटल, सैलरी, वर्क आवर्स एंड ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट क्या है, वर्क आवर्स क्या है, किस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, आपकी सैलरी क्या है, जॉब टाइटल क्या है, किस पोजीशन पे आपको काम करना है, ये सारी ही चीजें उसमें इंक्लूड होती है उस लेटर में। समझ गए। इसके बाद क्या लिखा हुआ, वंस एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ कंफर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जब वो उस लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है बेटा तो क्या हो जाता है, कंफर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है कि हाँ भाई कैंडिडेट भी मिल गया और हम इसको हायर भी कर लेंगे, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है हमारे लेटर को। समझ गए। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है बेटा हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली अब जो कैंडिडेट होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिससे ये एक दूसरे के लिए बंध जाते हैं। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैंडिडेट के राइट्स के बारे में हमेशा के लिए सोच समझ कर चलना होगा, उसके राइट्स से हटके आप कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता, ठीक है। और जो कैंडिडेट होगा वो ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटीज को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑफर अ लीगल एग्रीमेंट इज साइंड बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। इट इंक्लूड्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक प्रोबेशन पीरियड, लीव रूल्स, टर्मिनेशन क्लॉज एक्सेट्रा। और ये सारी ही चीजें एक्सेप्ट करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट एक दूसरे के लिए बेटा क्या हो जाते हैं, सॉरी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक दूसरे के लिए बन जाते हैं, फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, काम करता है। समझ गए आप 8वें स्टेप्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने कोशिश करी है कि कोई भी डाउट ना हो, लेकिन इसके बाद भी अगर भी कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप फ्रीली मुझको कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो हम मे बी इतनी ही रखेंगे क्योंकि इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट को हम कल कंप्लीट करेंगे और कल इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली हो जाएगा समाप्त। कल की वीडियो भी ज़्यादा बड़ी सी नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी और कल भी हम बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। और हाँ, वीडियोस का जो शेड्यूल है बेटा, वीडियोस कितने बजे आएंगी, कौन से डे पर आपके लिए वीडियो होगी,
संडे का लीव होगा, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, तो आप एक बार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन के लिए, जिससे टाइम टू टाइम आप वीडियोस को अटेंड कर पाओ, ठीक है। और कोई भी आपका जो चैप्टर है वो छूटे नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप प्रिपरेशन करते चले जाओ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।